जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे 6 से 10 मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हो सकता है आज क्लास लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहला सवाल, आप लोग जैसा कि पहले से ही जानते हैं, एक सवाल पूछा गया है सीधा सीधा कि डल और वूलर जो झील है ये दोनों के दोनों मीठे पानी के झील है। क्लियर है? और यह दोनों झील कहाँ है भाई? तो यह दोनों झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा सवाल यदि पूछा जाए यहाँ से कि ये पूरे एशिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वह वूलर झील है। क्लियर है? यहाँ से एक मैं होमवर्क, मेरी आदत है होमवर्क देने का, क्योंकि इससे मालूम चलता है आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। इन दोनों में से कोई एक झील ऐसा है जो किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर भी स्थित है। तो आप हमें बताइएगा कि झेलम नदी के किनारे इन दोनों झील में से कौन सा झील है। क्लियर है? दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया है कि थायराइड जो कैंसर होता है वह कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो थायराइड कैंसर होता है वह थायराइड ग्रंथि में होता है, और ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन तीसरा सवाल बड़ा ही चर्चा का सब्जेक्ट अभी बना हुआ है, और यह सीधा सा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भाई वो क्या पूछा जाता है? तो दल बदल कानून। ठीक है, जितना करंट अफेयर में है मैं उतना ही बताऊंगा कि दल बदल कानून किस वर्ष लाया गया। तो दल बदल कानून की दोस्तों हम बात करें तो इसे 1985 में लाया गया था। और किस संविधान संशोधन के जरिए? तो 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक नया कानून लाया गया, दल बदल कानून, और इसके लिए एक अनुसूची भी बनाया गया। तो यह पूछा जाता है कि भाई दल बदल कानून के लिए कौन सा अनुसूची है? तो 10वें अनुसूची दल बदल कानून से रिलेटेड है। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भाई और क्या क्वेश्चन अभी चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला नदी के नीचे, भारत का पहला नदी के नीचे मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया। और इसकी शुरुआत यदि बात करें तो कहां किया गया भाई? इसकी शुरुआत कोलकाता में किया गया। ठीक है, कोलकाता की यदि बात करें तो यहां से मैं क्वेश्चन देता हूं। हालांकि आप लोगों को पता है कि कोलकाता में सबसे पुराना ब्रिज है। ठीक है, तो हुगली नदी कोलकाता में मुख्य रूप से कौन सी नदी है? हुगली नदी। इस नदी को कोलकाता वाले गंगा नदी भी कहते हैं, क्योंकि गंगा नदी का ही मेन रूप है ये। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे भारत का पहला मेट्रो रेल स्थापित किया गया। क्लियर है? अब सवाल यहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई भाई? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई और 2024 में बनकर तैयार हो गया। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। अब ये जो हुगली नदी है, तो हुगली नदी का ये मान लो वाटर लेवल हो गया, तो हुगली नदी का ये तटीय क्षेत्र हो गया जहां पानी है। तटीय क्षेत्र से 13 मीटर और नीचे जाओ, 13 फुट नहीं 13 मीटर, 13 मीटर के बाद एक सुरंग बनाई गई और यहां से मेट्रो का परिचालन किया गया। तो यह एक अनोखा परियोजना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब यहां से कुछ और भी पूछा जा सकता है कि भाई टोटल देखा जाए तो ये जो मेट्रो जो रेल परिचालन जो हुआ है टोटल कितना किलोमीटर है? तो टोटल है कितना किलोमीटर? तो 16 किलोमीटर। लेकिन सुरंग की यदि बात करें, अंडरग्राउंड की बात करें, तो लगभग 10.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। लेकिन ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी की लगभग लंबाई माना जाता है हाफ, जो है ना, हाफ किलोमीटर के आसपास।
तो मेन जो पानी के नीचे जो सुरंग बनाया गया है लगभग 500-600 मीटर के आसपास बनाया गया है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है आपके एग्जाम के दृष्टि से। बनना शुरू कब हुआ? 2016 में। बनकर तैयार कब हुआ? 2024 में। किस राज्य में है? किस नदी के किनारे है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लक्षद्वीप से। तो अभी आपको पता है लक्षद्वीप काफी चर्चा का सब्जेक्ट रहा एक डेढ़ दो महीने से, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे। गूगल सर्च पे भी बड़े पैमाने पे ही आया। तो यहाँ पे जो है आप यदि इंडिया का यदि मैप देखेंगे तो ये हमारा लक्षद्वीप हुआ। नीचे क्या है? नीचे मिनिकॉय द्वीप है, यह भी भारत का हिस्सा है। और इसके नीचे छोटा सा कंट्री है जो बार बार उड़ते रहता है, कोई नहीं, इसका भी इलाज हो जाएगा भाई। तो ये जो मिनिकॉय आइलैंड है, यहां पर नया एयरबेस खुला है। नौसेना एक नया हवाई अड्डा खोला है और इसका नाम है INS जटायु। जटायु पता है ना, रामायण में जटायु का खेल, ठीक है? जब सीता माँ को ले जा रहे थे तो जटायु बचाए थे, उनका जटा कट गया था भाई। तो INS जटायु नौसैनिक हवाई अड्डा अभी कहाँ बनाया गया है? तो मिनिकॉय आइलैंड पे बनाया गया है और यह लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो लक्षद्वीप का यह दूसरा हवाई अड्डा है। तो सवाल यह बनता है कि भाई लक्षद्वीप का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है या कवारती है। सन 2012 में ध्यान रखिएगा, द्वीप रक्षक। तो यदि पूछा जाए पहला नौसैनिक हवाई अड्डा लक्षद्वीप में किस वर्ष बना? 2012 में बना। लक्षद्वीप की राजधानी में INS द्वीप रक्षक इसका नाम है। दूसरा भाई INS जटायु जो कहां बनकर तैयार हो रहा है भाई? तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप किसका हिस्सा है? तो अपना भारत का हिस्सा। क्लियर है? आराम आराम से पढ़ते रहो, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं भाई क्लास काफी लंबी होने वाली है। ठीक है? अब अगला सवाल क्या आता है भाई? मुख्य रूप से यहां से पूछा जाता है लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक यूटी है। तो लक्षद्वीप में उपराज्यपाल नहीं है, लक्षद्वीप में मुख्य रूप से क्या है? प्रशासक है। तो यह पूछा जा सकता है लक्षद्वीप का कार्यभार कौन संभाल रहा है? तो लक्षद्वीप का जो कार्यभार संभाल रहा है उसका नाम है प्रफुल्ल खेड़ा पटेल। सीधा सा नाम है प्रफुल्ल खेड़ा पटेल। तो लक्षद्वीप में क्या है? प्रशासक। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भाई क्या है? बड़े खुशी की बात यदि देखा जाए तो भारत सरकार मतलब इसरो के द्वारा एक नए मिशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं भाई। उस मिशन का नाम क्या है भाई? तो उस मिशन का नाम है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 इसरो के द्वारा प्लान जो है ना चलाया जा रहा है मुख्य रूप से कि जल्दी से क्या करें? अंजाम दें। लेकिन ये पहला ऐसा सैटेलाइट भेजा जाएगा जो एक चरणों में नहीं भेजा जाएगा, 2 चरणों में भेजा जाएगा। कंडीशन 1, तो चंद्रयान 4 जो भेजा जाएगा कितने स्टेज में भेजा जाएगा? तो 2 स्टेज में भेजा जाएगा। जो पहला जो इसका स्टेज जो होगा वो किससे भेजा जाएगा? तो भारत का यदि देखा जाए सबसे भारी रॉकेट, ध्यान रखना, भारत का सबसे जो भारी रॉकेट है उसका नाम है, ये ध्यान रखना, LVM-3। तो पहले चरण जो रॉकेट जो भेजा जाएगा किस रॉकेट से? तो भारत का सर्वाधिक वजनदार रॉकेट LVM-3 के माध्यम से भेजा जाएगा। और इसके जरिए मुख्य रूप से 3 घटक होंगे, 3 मेन पार्ट्स को भेजा जाएगा। ये वहां गया, उसके बाद दूसरे चरण में, दूसरा स्टेज में सेकेंड जो है ना स्टेज पूरा किया जाएगा। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, वो तो जब लॉन्च किया गया, लेकिन ये एक अनुमान दे दिया इसरो। अब सेकेंड स्टेज में जो भेजा जाएगा भाई वो किससे भेजा जाएगा? तो वो भेजा जाएगा किस रॉकेट से? PSLV से। सेकेंड जो होगा वहां जाएगा
वहां के चट्टान, वहां के मिट्टी, वहां के मिनरल्स वहां से लेके आएगा पृथ्वी पे। तो एक बहुत बड़ा इसरो का प्लान चल रहा है और पहली बार ऐसा होगा, 2 स्टेप में जाएगा। एक वहां का जांच पड़ताल करेगा, दूसरा जाएगा क्या करेगा, ये जो सब कुछ कलेक्ट करेगा ये उसको वापस क्या करेगा, लेके आएगा। और ये होना भी तय है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पे क्या कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। और आज के डेट में आपको पता ही है, इसरो जितने मिशन कर रहे हैं सब क्या है, सब सफल हो रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें 3 घटक हैं, इसमें कितने घटक हैं, 2, तो टोटल घटक हैं 5, पहले में 3। इसका याद रखना कि ये क्या करेगा सेकेंड स्टेज में, तो मिट्टी, चट्टान वगैरह वहां से क्या करेगा, लाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना और जबरदस्त चीजें हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला तो होमवर्क है, भारत के खेल मंत्री कौन हैं, तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। लेकिन भारत के खेल मंत्री अभी हाल फिलहाल में घोषणा किए हैं कि एक गेम जो इंडिया में चल रहा है, कौन सा गेम, खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स में जो भी जितने भी पदक विजेता हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे फिर क्या हो भाई, ब्रॉन्ज हो, जितने भी पदक विजेता हैं उनके लिए घोषणा हो गया है कि उनको सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। सीधा सा सवाल है भाई, हाल फिलहाल में किसके द्वारा या किस गेम के पदक विजेता को सरकारी नौकरी में भी शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो खेलो इंडिया गेम के जो पदक, सभी नहीं, जो पदक विजेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नई दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति के द्वारा नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया भाई। तो नाटक अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। कहां दिया गया, वितरित किया गया? तो नई दिल्ली में। और टोटल कितने कलाकार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 94 कलाकार को इस पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। क्लियर है? यहां से फिर से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग करेंगे ना, मुझे भी मजा आता है, पढ़ाने में तभी आनंद आता है। अब बच्चा जवाब ही ना देता है भाई, ओले सोले चीज देखते रहता है। तो क्वेश्चन यहां से क्या है कि जो संस्कृति मंत्री है वो कौन है, ठीक है, जो कल्चरल जो मिनिस्टर है वो कौन है, आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे भाई चुनाव का दौर चल रहा है, तो फिर से मुद्दा आ गया है, कौन सा, आर्टिकल 370। अब हर दिन तो बेवकूफ बनाना फिर वही वाली बात है, हर दिन एक ही चीज पढ़ाओ। तो 370 मैं पहले बता दिया हूं, उसी को देख लेना, ठीक है। इस पे क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे, लेकिन बता दिया हूं, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन होते हैं। अच्छा, भारत सरकार के द्वारा, मैं भारत सरकार बोल रहा हूं तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक नए अवार्ड की घोषणा शुरू किया गया भाई 2024 में। और यह घोषणा कहां से किया गया? तो भारत मंडपम से किया गया। याद करो, G20 कॉन्फ्रेंस मैं पढ़ाया हुआ हूं। भारत मंडपम से एक अवार्ड की घोषणा किया गया और इस अवार्ड का नाम है नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार। ध्यान रखना, नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार नया बनाया गया? नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार। इसमें देखा जाए ना तो इसमें लगभग टोटल कितने एरिया को शामिल किया गया? 20 क्षेत्रों को, सभी क्षेत्र के हैं, प्ले के हैं, सामाजिक हैं, खेलकूद हैं, फिल्मी क्षेत्र हैं, जो अच्छे नए जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, नए विचार वाले हैं, तो उनके लिए यह पुरस्कार वितरित किया गया। और भारत मंडपम से इस बार यदि देखा जाए तो टोटल कितने पुरस्कार दिया गया इस क्षेत्र में? 23 लोगों को दिया गया, जिसमें से 3 जो व्यक्ति हैं वह अंतरराष्ट्रीय लेवल के हैं। तो 3 सहित टोटल कितने लोगों को दिया गया भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा? तो 23 लोगों को यह पुरस्कार वितरित किया गया। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या रखा है भाई? अगला क्वेश्चन है IAF C-17, ये क्या है?
तो यह ध्यान रखिएगा, यह माल ढोने वाला मालवाहक विमान है, लेकिन ये माल ऐसे नहीं कि ये सब चीज ढोएंगे। जो युद्धक क्षेत्र में होते हैं, जो अपना सैनिक होते हैं, ऊंचाई पे लेह लद्दाख में, उनको तुरंत जो है ना युद्धक सामान भेजना है, हथियार गोला बारूद, तो उसके लिए भाई मालवाहक विमान तैयार किया गया। और यह तैयार किया गया किस कंपनी के द्वारा? तो DRDO के द्वारा तैयार किया गया। और इसकी खास बात क्या है कि वन टाइम में यह कितना सामग्री ढो सकता है? 22 टन। तो इमेजिन करो ये अपने इंडिया के लिए, और यह पूर्ण रूप से जो यह है पूर्ण रूप से कैसा है भाई? तो स्वदेशी है। ठीक है, अगले सवाल की ओर भाई बढ़ते हैं। आराम से पढ़ते जाओ, बिल्कुल उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आए, ना तो बकवास करते रहो, कोई फायदा नहीं है बकवास करने से। और मुझे भी ये चीज पसंद नहीं है। ठीक है, बकवास करना है, घने चैनल है उस पर देखते रहो, खूब मजे की बात है। अब क्वेश्चन आया भाई स्वीडन से। स्वीडन नाटो का कितने नंबर का देश बन गया? जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट दे देगा। नाटो का नया देश कौन बना? तो स्वीडन बना। कितने नंबर का देश? 32 नंबर का यह देश बना। और यदि देखा जाए तो नाटो की, यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो नाटो की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान किया गया था, अमेरिका और कई के द्वारा। अब यहां से मैं होमवर्क दे रहा हूं कि जब नाटो 1949 में बना था तो उस समय भाई कितने देश शामिल थे? अभी तो 32 हो गया, सीधा सा देगा 32वां देश कौन शामिल हुआ भाई? तो स्वीडन हुआ। आपसे यह भी भाई सवाल पूछा जा सकता है मुख्य रूप से कि स्वीडन के PM कौन है? सवाल बड़े मजेदार बने हैं, जब क्वेश्चन बनता है तो पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। स्वीडन के PM जो है मुख्य रूप से हैं अल्फ क्रिस्टेसन। स्टेशन से याद रखना यार, स्टेशन बोलते हैं ना हम लोग, अल्फ क्रिस्टेसन, सटेशन बोलते हैं ना, तो बस उससे याद मुझे रखना है भाई। सटेशन कौन है भाई? वहां का PM। कहां का? स्वीडन का PM है। तो जबरदस्त क्वेश्चन मैं बता चुका हूं भाई। अगला सवाल देखते हैं भाई क्या आ रहा है आपके पास। अगला सवाल है कि देश की, ध्यान रखिएगा, देश की पहली महिला AI टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टीचर बनी है उसका नाम क्या है? या एक तरह से रोबोट है ऐसे समझो, इसका नाम है आइरिस। आइरिस। और यह सबसे पहले अपना टीचिंग कहां दी? तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम में। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टीचर है ये हर चीज में सक्षम है। कोई टफ से टफ सवाल पूछोगे जवाब देंगे, सारा एक्टिविटीज मनुष्य की तरह है। ठीक है, तो क्लास में टीचर नहीं भी है तो एक रोबोट के भांति वो अच्छे तरीके से क्या कर सकती हैं? पढ़ा सकती है। तो सीधा दे देगा कि देश की पहली जो महिला जो टीचर बनी AI, उसका नाम क्या है और इसकी ये पहली बार टीचिंग कहाँ से की, किस राज्य में? तो केरला में। केरला की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। क्लियर है? आगे है भाई सीधा सा सवाल कि 8 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं? तो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ गया है भाई। एक क्वेश्चन आया है सुधा मूर्ति का। आप लोगों को मैं पार्लियामेंट हाल फिलहाल में क्लास में पढ़ाया हूं, बताया हूं ना कि पार्लियामेंट में अपर हाउस में राष्ट्रपति कितने लोग नॉमिनेटेड करते हैं? 12 में से राष्ट्रपति हाल फिलहाल में सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेटेड किए हैं। अब भाई इसी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? कुछ तो बात होगा, खास बातें होगा। तो इनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहला यह है जो इन्फोसिस फाउंडेशन है उनके सह संस्थापक हैं। समाज सेविका अलग है, ये पोएट कविता अलग है। ये बड़े पैमाने पे ध्यान रखिएगा अंग्रेजी और कौन सा भाषा, कन्नड़ पर कई साहित्य लिख चुकी हैं।
तो हर तरफ से ये क्या है, माहिर है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इन्हें जो है मुख्य रूप से 2006 में पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है और 2023 में पद्म भूषण भी पुरस्कार मिल चुका है। तो पद्म श्री अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण भी, समाज सेविका भी है, सभी क्षेत्र से ये पारंगत हैं। तो ऐसे लोगों को, तो इनको जो है, इसीलिए ये चर्चा में रहे, तो साफ साफ सीधा दे देगा भाई। अब यहां से एक होमवर्क दे रहा हूं कि सुधा मूर्ति जी जो हैं मुख्य रूप से किस राज्य के रहने वाली हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। खूब पढ़ो, खूब मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई करो। अगला सवाल भाई क्या आपके पास आ रहा है? अगला सवाल है, हाल फिलहाल में यूनिसेफ और मुख्य रूप से देखा जाए तो WHO, दोनों का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये दोनों जो है एक बीमारी है जिसका नाम है खसरा। तो भारत को मुख्य रूप से देखा जाए तो खसरा बीमारी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया है। हालांकि पूरा यदि पुरस्कार पढ़ें तो खसरा व रूबेला चैंपियंस पुरस्कार ये पूछा जाएगा कि खसरा व रूबेला चैंपियंस पुरस्कार हाल फिलहाल में किसे दिया गया? तो अपना भारत को दिया गया। किसके द्वारा? तो यूनिसेफ और WHO के द्वारा दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन सब मजेदार हैं, मजा आ रहा है भाई पढ़ने में, है ना? मजा आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखो, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा सुरंग बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम डायरेक्ट पूछेगा सेला सुरंग कहाँ है। तो सेला सुरंग मुख्य रूप से इसका जो मेन एरिया है वह अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? और यह किसे किसे जोड़ेगा? तो असम की बात करें भाई तो असम का तेजपुर क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश का, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश का मुख्य रूप से देखा जाए तो तवांग, अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट है, तवांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम करेगा। क्लियर है? अब इसके लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बनना कब शुरू हुआ था? 2019 में। और जानते हो इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 13,000 फीट पे है। तो 13,000 फीट पे भारत की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गया। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग, असम के तेजपुर, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को जोड़ेगा। बनना शुरू 2019 में हुआ और मेन पर्पस भारत सरकार का है कि जो अपना ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो राज्य है उसमें आपसी तालमेल करना, चाइना का जो पकड़ है उसको क्या करना, कम करना। तभी तो भाई चाइना थोड़ा ठंडा होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या भाई आ रहा है आपके पास? अगला सवाल सीधा सा आया है भाई, हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसे, कि G4 में कितने देश हैं? तो G4 में 4 देश हैं, नाम ही है 4, ग्रोथ 4। भारत 1, जापान 2, जर्मनी 3 और ब्राजील 4। तो सीधा सा पूछ देगा G4 में कौन से देश शामिल हैं, नहीं है, तो ये ध्यान रखना। कुछ और प्रश्न भाई ये भी बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल में इरास्मस पुरस्कार किसे दिया गया? ध्यान रखना, इरास्मस पुरस्कार किसे दिया गया? तो इरास्मस पुरस्कार यदि देखा जाए भारतीय व्यक्ति को दिया गया। और इन भारतीय व्यक्ति, खास करके ये जो है भारतीय व्यक्ति, ये पुरस्कार लेखक के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह जो दिया जाता है भाई किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है नीदरलैंड के द्वारा। और किन्हें दिया गया? तो अमिताभ, ध्यान रखिएगा, अमिताभ घोष को। तो इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को, जो एक लेखक है, यह पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार प्रदान किया गया किस देश के द्वारा? तो नीदरलैंड के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 का यह पुरस्कार।
क्यों दिया गया भाई? तो बड़े पैमाने पे यदि देखिएगा, इन्होंने जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इस पे रिसर्च किए थे, तो इसी के कारण नीदरलैंड सरकार के द्वारा यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बड़े खुशी की बात है, अपने पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष, अरे भाई दूरी मापने की इकाई लाइट ईयर होती है ना, तो 120 प्रकाश वर्ष दूर, एक प्रकाश वर्ष नहीं, 120 प्रकाश वर्ष दूर नासा के द्वारा, नासा कौन सी किसकी कंपनी है? अमेरिकी एजेंसी है ये, अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी। इन्होंने भाई एक ग्रह ढूंढा है, और उस ग्रह का नाम क्या है? उस ग्रह का नाम है हाइसीन, ध्यान रखना। और जानते हो इस ग्रह की खास बातें क्या है? इस ग्रह पे सबसे ज्यादा मात्रा में, मतलब थोड़े बहुत पृथ्वी से भी ज्यादा, यहां पे किसके प्रमाण मिले हैं? महासागर के, मतलब पानी ही पानी है। तो आने वाले समय में हो सकता है इस ग्रह पे जीवन की संभावना। तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे रिसर्च आ रहा है वैसे वैसे हम लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो रही है। हाल फिलहाल में भी देखिएगा, जब ये सैला सुरंग का उद्घाटन किए थे भारत के प्रधानमंत्री, तो उसी के दौरान एक नेशनल पार्क में ये गए थे, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो सीधा सा पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है भाई? तो असम में है। होमवर्क यहां से दे रहा हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? कई बार यह सवाल पूछा गया है, और यह आप लोग जरूर हमें बताइएगा। अगला भाई क्वेश्चन है भारत शक्ति। कौन सा शक्ति? भारत शक्ति। तो भारत शक्ति अभी तीनों सेनाओं के बीच, तीन सेना कौन कौन से हैं? थल जल वायु, तीनों सेनाओं के बीच भारत शक्ति एक्सरसाइज हुआ। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई। और यह किस राज्य में हुआ? राजस्थान में। राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ? तो पोखरण में। सीधा सा तीनों सेनाओं के बीच कहां पे हुआ था भारत शक्ति ट्रायल? आप क्या कहेंगे? तो राजस्थान के पोखरण में। और पोखरण की खास बातें आपको पता है ना, कि भारत के द्वारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण पोखरण से ही किया गया था। पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में, और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट, तो अभी तक दो परमाणु परीक्षण जो हुआ है वह राजस्थान के पोखरण में हुआ। पहला 1974 में, दूसरा 1998 में। क्लियर है यहां तक भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई? आपको हम पिछले क्लास में शायद बताए थे कि काफी अरसे के बाद मुंबई में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो 2024 की बात करते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विनर कौन रहे? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विनर की यदि हम बात करें, तो चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की यदि, या यूं कहो चेक गणराज्य दे दे, या हिंदी में दे देगा रिपब्लिक, बात वही है, इंग्लिश में दे देगा चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की क्रिस्टीना, अब वो नहीं जॉर्जिएवा नहीं है, ठीक है, क्रिस्टीना इनका नाम है पिस्कोवा। पिस्कोवा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। एक तो भाई कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, भारत में हुआ, ठीक है। और इस वर्ष के जो ताज जो मिला है, मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक की रहने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा को यह अवार्ड दिया गया। तो 2024 का यह देखिए। अगला सवाल क्या है भाई? तो अगला सवाल सीधा पूछा गया है कि अभी हाल फिलहाल में निर्विरोध, निर्विरोध समझते हैं आप लोग, उसके एंटी पार्टी में कोई ना खड़ा हो, निर्विरोध पैरा ओलंपिक खेल के अध्यक्ष, ध्यान रखना, निर्विरोध पैरा ओलंपिक खेल के अध्यक्ष अभी कौन बने? तो ध्यान रखना, ये जो बने हैं, ये बने हैं देवेंद्र झांझरिया। तो झांझरिया जी अभी किसके बने हैं अध्यक्ष? निर्विरोध पैरा ओलंपिक, भारतीय पैरा ओलंपिक के निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति अभी कौन बने हैं अध्यक्ष? देवेंद्र झांझरिया। एक दो सवाल और है भाई।
एक फैक्चुअल सवाल आ गया है कि भारत सरकार के द्वारा CISF, आप लोग जानते होंगे CISF का गठन कब हुआ, तो 1969 में हुआ। यहां से होमवर्क, CISF का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, आप लोग हमें जरूर कल बताइएगा कमेंट में फटाफट। और भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है ई कोलाई क्या है, तो ई कोलाई एक जीवाणु है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारे स्टोमक, पेट में, आमाशय में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है भाई, तो इसका काम होता है जो खाते हैं उसको पचाता है। क्लियर है। और भाई आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ा धांसू क्वेश्चन है। IIT कानपुर, अब नॉर्मल बहुत सारे लोगों को कैंसर की समस्या होती है, लेकिन कैंसर का मूल रूप पता नहीं चल पाता है। ठीक है, मेन कहां है प्रॉब्लम, जो रियल चीज है। तो कैंसर का पता लगाने के लिए IIT कानपुर में हैड्रोन थेरेपी, ध्यान रखना, हैड्रोन थेरेपी सेंटर खोला गया भाई। हैड्रोन थेरेपी सेंटर क्या करता है, जहां पे कैंसर की बीमारी है बिल्कुल उस पॉइंट का पता लगाएगा। और यह दुनिया का 7वां सेंटर है, मतलब इससे पहले 6 ही था। तो ये अपने आप सीधे दे देगा कैंसर का पता लगाने के लिए हैड्रोन थेरेपी सेंटर भारत सरकार के द्वारा कहां खोला गया, तो IIT कानपुर में खोला गया। और सटीक उत्तर ही बताता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और यहाँ ये समस्या है। और यह दुनिया का कितने नंबर का सेंटर बन गया, 7वां बन गया। तो दोस्तों आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। कोशिश कीजिए आप लोग हमें उत्तर जरूर दीजिए जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मजा पढ़ाने में तभी आता है। और कोशिश करो 2 4 10 बच्चे को जोड़ो भाई, है ना। पेपर में आएगा, ये माइंड में सेट कर लो, पेपर में आना ही आना है। ओके, टेक केयर बाय।